आज हम चर्चा हिंदी की एक टॉपिक वाच्य की करेंगे। अब ये प्रश्न उठता है, वाच्य कहते किसे हैं? अगर मैं वाच्य की बात करूं तो इसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं और इसका शाब्दिक अर्थ होता है वाणी कहें, कथन कहें या इसका बोलने का विषय क्या है। अगर ये प्रश्न उठता है, ये बोलने का विषय का क्या मतलब है, तो इसका मतलब कोई जब वाक्य होता है उसमें जो क्रिया लगती है वह क्रिया का हमने रूपांतरण किस में किया है और किस आधार पर किया है। कर्ता के आधार पर किया है, कर्म के आधार पर किया है कि भाव के आधार पर किया है। अर्थात किसी वाक्य में वक्ता जब बोलता है तो वह क्रिया को लगाते समय वह किसको प्रधानता देता है, कर्ता को देता है, कर्म को देता है और या भाव को देता है। उसी के आधार पर वह क्रिया लगाता है और इसी आधार पर ये कि कर्ता के आधार पर लगाया है कि कर्म के आधार पर लगाया है कि भाव के आधार पर लगाया है। इसी आधार पर वाच्य तीन प्रकार के हो जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो वाच्य होता है यह क्रिया का रूपांतरण होता है। अर्थात क्रिया किस आधार पर लगी है, कर्ता के आधार पर लगी है, कर्म के आधार पर लगी है कि भाव के आधार पर लगी है। अर्थात क्रिया के रूपांतरण को ही वायस कहते हैं और जिसके आधार पर उसे प्रधानता दी गई है वही हमारा वाच्य होता है। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अर्थात कर्ता को प्रधानता दी गई है, अर्थात कर्ता के आधार पर क्रिया लगी है तो कर्तृवाच्य, कर्म के आधार पर क्रिया लगी है तो कर्मवाच्य, और अगर दोनों को छोड़कर केवल भाव के आधार पर लगी है तो वहां पर भाववाच्य होता है। अब हम एक एक करके कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य और भाववाच्य की बात करते हैं। सबसे पहले हम कर्तृवाच्य की बात करते हैं। अगर कर्तृवाच्य की बात करें तो इसे अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस कहते हैं। अब ये कर्तृवाच्य होता क्या है? मैंने जैसा कहा कि जब हम क्रिया लगाते समय हम कर्ता को प्रधानता देते हैं और क्रिया का सीधा संबंध जब हम कर्ता से लगाते हैं तो ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। जैसे हम एक उदाहरण देखते हैं, मोहन रोटियां खाता है, तो यहाँ पर क्रिया खाना है, कर्म रोटियां है और ये खाने का काम मोहन कर रहा है। तो और मोहन की बात करें, जो कर्ता है ये पुल्लिंग है, कर्म रोटी स्त्रीलिंग है और खाना ये पुल्लिंग है। तो यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं कि मोहन पुल्लिंग है यानी कर्ता पुल्लिंग है और क्रिया भी हम उसी मोहन के आधार पे लगा रहे हैं। अर्थात क्योंकि यहाँ पर क्रिया लगाते समय हमने कर्ता को प्रधानता दिया है इसलिए इस वाक्य में कर्तृवाच्य है। वहीं पर अगर हम दूसरी बात उदाहरण को लें तो राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पर क्रिया पढ़ना है, कर्ता राम है, पुस्तक कर्म है। तो यहाँ पर जो क्रिया हम लगाए हैं वह पुल्लिंग है और जो कर्ता है वह भी पुल्लिंग है। तो यहाँ पर कर्ता और क्रिया हमने दोनों पुल्लिंग के आधार पर लगाई है यानी कर्ता के आधार पर लगाई है, इसलिए यह कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य को पहचानने का तरीका क्या है? ये जो कर्तृवाच्य होता है यह सबसे सामान्य और प्रचलित वाच्य होता है। अगर हम दूसरी बात करें तो जिस किसी वाक्य में कर्ता सक्रिय होता है और क्रिया का कार्य स्वयं करता है ऐसे वाक्य कर्तृवाच्य कहलाते हैं। वहीं पर क्रिया का इसमें सामान्य रूप लगा होता है, जैसे खाता है, लिखता है, पढ़ता है, गाता है, नाचता है, और अक्सर कर्ता के साथ सामान्यतः ने का प्रयोग होता है यदि क्रिया सकर्मक हो और भूतकाल में हो। अगर भूतकाल में है तो वहाँ पर कर्ता के साथ ने आता है। तो यह पहचानने का बड़ा अच्छा तरीका होता है कि अगर कोई क्रिया सकर्मक है और भूतकाल में है तो उसके साथ हमेशा कर्ता के साथ ने आता है और इस आधार पर हम किसी भी वाक्य को बता सकते हैं कि इसमें कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है कि
कर्मवाच्य है। अब हम कर्मवाच्य की बात करते हैं। कर्मवाच्य को अंग्रेजी में हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अगर हम किसी वाक्य में देखते हैं, जब क्रिया को लगाते समय हम कर्म को प्रधानता देते हैं, यानी क्रिया का जो रूपांतरण हुआ है वह कर्म के आधार पर हुआ है, तो निश्चित है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। और हमेशा कर्मवाच्य सकर्मक क्रिया ही होती है, कभी अकर्मक क्रिया नहीं हो सकती है। जैसे हमने कहा रोहन ने किताब पढ़ी, तो यहाँ पर रोहन कर्ता है, किताब कर्म है, पढ़ना क्रिया है। लेकिन जो यहाँ पर क्रिया क्यों देखो तो ये स्त्रीलिंग है, वहीं पर रोहन पुल्लिंग है और किताब स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर हम रोहन के आधार पर क्रिया नहीं लगाए हैं, हम किताब के आधार पर लगाए हैं, अर्थात कर्म के आधार पर क्रिया लगाए हैं। तो जहाँ पर क्रिया का रूपांतरण कर्म के आधार पर होता है वह कर्म वाच्य होता है। वहीं अगर दूसरे उदाहरण की बात करें तो माली के द्वारा घास काटी गई, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं काटी गई यह क्रिया है, माली कर्ता है, घास आपका कर्म है। तो यहाँ जो काटी गई है ये अगर देखें तो स्त्रीलिंग है, घास स्त्रीलिंग होती है, जबकि माली पुल्लिंग होता है। तो यहाँ क्रिया जो लगाई गई है वह कर्म के आधार पर लगाई गई है, अर्थात घास के आधार पर लगाई गई। और जहाँ पर क्रिया का रूपांतरण कर्म के आधार पर किया जाता है वह कर्म वाच्य होता है। इसे पहचानने का बड़ा ही आसान तरीका है कि जब किसी वाक्य में कर्म को केंद्र में बनाया गया है तो वह कर्म वाच्य होता है, और सामान्यतः कर्म वाच्य के साथ द्वारा या के द्वारा का उल्लेख होता है। अगर द्वारा के द्वारा आता है वाक्य में या से आता है, वह पॉजिटिव वे में होता है, तो वहाँ पर कर्म वाच्य होता है। कुछ उदाहरण में देखा जाता है जहाँ पर क्रिया अचानक हो जाती है, स्वतः हो जाती है, वहाँ पर भी कर्म वाच्य होता है। जैसे ट्रेन पलट गई और कई यात्री घायल हो गए। वहीं पर दूसरे उदाहरण की बात करें तो जो कार्यालयी भाषा होती है सामान्यतः उसमें कर्मवाच्य में ही प्रयोग की जाती है। जैसे आपको सूचित किया जाता है या आप पर क्यों नहीं अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, यहाँ पर भी कर्म वाच्य होता है। वहीं पर अगर हम अधिकार, अभिमान और अहम भाव जहाँ प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं वहाँ पर भी कर्मवाच्य की क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे नर्तकियों को नचाया जाए, यहाँ पर भी वाक्य में जो क्रिया लगी है वह कर्म के आधार पर लगी है, अर्थात ये कर्म वाच्य है। भाववाच्य की चर्चा करते हैं। भाववाच्य को हम अंग्रेजी में इम्पर्सनल वॉइस कहते हैं, अर्थात जहाँ पर क्रिया का रूपांतरण न तो कर्ता के आधार पर किया गया हो और न कर्म के आधार पर किया गया हो, वहाँ पर भाव के आधार पर अगर क्रिया का रूपांतरण किया गया है तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। जैसे एक उदाहरण द्वारा, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता। तो जहाँ पर इस तरह के वाक्य आते हैं जहाँ पर न तो कर्ता की प्रधानता के आधार पर क्रिया लगी है न कर्म के आधार पर लगी है, तो ऐसे में वह भाव वाच्य होती है। और अक्सर भाववाच्य में जो क्रिया होती है सामान्यतः अकर्मक होती है, और सामान्यतः इसमें से और नहीं का प्रयोग होता है। इसमें कर्ता की असमर्थता या अनैच्छिकता पर जोर होता है। तो ऐसे वाक्य जहाँ पर क्रिया में न कर्ता और न कर्म की प्रधानता है, क्रिया में भाव की प्रधानता है, वहाँ पर भाव वाच्य होता है। इस प्रकार हम संक्षेप में अगर वाच्य की बात करें तो वाच्य, जिसे अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय, अर्थात जो हम बोल रहे हैं, अर्थात जो हम क्रिया लगा रहे हैं वह क्रिया किस आधार पर लगा रहे हैं। क्या क्रिया कर्ता के आधार पर लगा रहे हैं या कर्म के आधार पर लगा रहे हैं या भाव के आधार पर लगा रहे हैं। तो क्रिया को जिस आधार पर लगाया जाता है उसी आधार पर वाच्य कई प्रकार के हो जाते हैं। अर्थात अगर कर्ता की प्रधानता होती है तो कर्तृवाच्य,
कर्म की प्रधानता होती है तो कर्मवाच्य, और जब दोनों की प्रधानता नहीं होती है, भाव के आधार पर क्रिया का रूपांतरण किया जाता है, तो वहाँ पर भाववाच्य होता है। और सामान्यतः किसी भी वाच्य को पहचानने का एक तरीका कि अगर कर्तृवाच्य पहचानना है तो क्रिया अगर सामान्य लगी हो, खाता हो, गाता हो, ये रहा हो, और दूसरा उसमें कर्ता की प्रधानता हो, और अगर क्रिया भूतकाल में लगी हो तो उस वाक्य में कर्ता के बाद ने का प्रयोग है, तो आप समझ लीजिए यह कर्तृवाच्य है। वहीं पर अगर मैं कर्मवाच्य की बात करूं तो जहां पर कर्म को प्रधानता दी गई है वह कर्मवाच्य, या जिस वाक्य में से, द्वारा, के द्वारा अगर शब्द का प्रयोग किया गया है तो आप ये समझ लीजिए ये कर्मवाच्य है। और जहां पर से और नहीं ये दोनों आता है वहां पर भाववाच्य होता है। अब कुछ वाच्य परिवर्तन के नियम सीखें कि कर्तृवाच्य को अगर कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है तो कैसे करते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, जबकि कर्मवाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है और क्रिया कर्म के अनुसार बदलती है। तो यहाँ पर क्या है, अगर हमें कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना है, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर क्रिया भूतकाल में है तो निश्चित है राम के साथ कर्ता के साथ नहीं आया। अब इसे कर्मवाच्य में बदलना है तो हम कर्म को प्रधानता दें और पुस्तक को हम आगे ला दिए और पुस्तक राम द्वारा पढ़ी गई, तो यह यहाँ पर हमने कर्म को प्रधानता दे दिया, यानी कर्म के आधार पर हमने क्रिया लगा दी, तो यह हमारा कर्मवाच्य हो जाता है। वहीं पर दूसरा उदाहरण ले, माँ ने खाना बनाया, तो इसको अगर हम करें तो खाना बनाया, तो यहाँ पर हम कर्ता को नहीं, जब कर्म को मुख्य बना दे तो वह कर्मवाच्य, तो यहाँ पर खाना माँ द्वारा बनाया गया तो यहाँ पर कर्मवाच्य हो गया। इसी तरीके से वह गाना गाता है, तो यहाँ पर हम कर्म को प्रधान बना दिए, गाना उसके द्वारा गाया जाता है, तो इस प्रकार वह कर्मवाच्य में बदल गया। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन सीखते हैं। भाववाच्य में न तो कर्ता ही होता है और न ही कर्म होता है, बल्कि क्रिया की भावना या कार्य की स्थिति पर ही जोर दिया जाता है और यह केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही बनता है। वहीं पर अगर बात करें तो इसके जितने भी उदाहरण होते हैं, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे रोया नहीं जाता, मुझसे टहला नहीं जाता, ऐसे जब भी वाक्य आए जहाँ पर न कर्ता और न कर्म को प्रधानता दिया गया है तो वे सभी भाववाच्य के उदाहरण होते हैं। अब संक्षेप में हम एक सारणी के माध्यम से कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की बात करते हैं कि कैसे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलते हैं, कैसे कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलते हैं और कैसे कर्तृवाच्य को हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में बदल सकते हैं। इन सभी के बारे में आज हमने चर्चा किया, तो निश्चित है आप अच्छे ढंग से समझे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।